हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू ज्ञानशील एकेडमी। मेरा नाम हिमांशु रतूड़ी है और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो क्लास 9 फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम मोशन है। क्लास 9 का जो ये पहला चैप्टर, इसको पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बातों को अच्छे से याद रखें। जैसे कि आपने लास्ट ईयर 8th क्लास पढ़ा होगा तो हो सकता है आपने उन सारे टॉपिक्स को ज़्यादातर रटा होगा, लेकिन 9th क्लास में आने के बाद हम एक छोटी सी कोशिश ये करेंगे कि इन सारे टॉपिक को हम बेहतरीन तरीके से समझ सकें, ताकि आने वाली क्लासेज में, चाहे वो 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, चाहे 10th क्लास ही क्यों ना हो, इन सभी क्लासेज में ये सारे टॉपिक्स हमको बहुत ज़्यादा काम आ सकें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम मोशन है। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि मोशन की डेफिनेशन क्या है, या मोशन होता क्या है, या फिर रेस्ट क्या है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। तो अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रही है मतलब वो क्या है, मोशन में है। और अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही मतलब वो क्या है, रेस्ट में है। जैसे कि अभी आप मुझे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, रेस्ट पे हूँ। लेकिन इसके बजाय अगर मैं इस तरीके से अपनी पोजीशन लगातार चेंज करता रहूँ, ये देखिए इस तरीके से अपनी पोजीशन में क्या कर रहा हूँ, लगातार चेंज कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, मोशन पे हूँ। तो आई होप मोशन और रेस्ट का मतलब आपको इजीली क्लियर होगा। मोशन का मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है मतलब वो मोशन में है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है मतलब वो क्या है, रेस्ट पे है। जैसे कि आप स्कूल के टाइम पे जो आपका प्लेग्राउंड वाली जो एक्टिविटीज़ होती है, उस टाइम पे आप क्या करते हो, लगातार रनिंग करते होंगे या वॉकिंग करते होंगे, या कई स्कूलों में आप स्विमिंग भी करते होंगे। इन सभी एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा है कि आप लगातार टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप मोशन पे हो। लेकिन मान लीजिए आप रात में सोए हैं, तो सोते समय आप आपकी पोजीशन तो चेंज करते नहीं हो, मतलब वो क्या है, आप रेस्ट वाली टाइम पोजीशन पे हो। तो आई होप बच्चों मोशन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपसे कोई भी मोशन की डेफिनेशन पूछे तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है मतलब वो मोशन में है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है मतलब वो रेस्ट पे है। अब मोशन के बारे में सिर्फ इतना जानना बच्चों वो काफ़ी नहीं है। मोशन के बारे में हमको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो मोशन है ये एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिलेटिव मोशन क्या है। तो देखो, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। मान लो आप और आपका फ्रेंड स्कूल की दो अलग बसेस में ट्रेवल कर रहे हैं। एक बस में आप हो, दूसरी बस में आपका दूसरा फ्रेंड है। आप दोनों के दोनों एक दूसरे के जस्ट सामने हो और आप दोनों की बसें 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आगे चल रही है। ठीक है, एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ आपका फ्रेंड है। दोनों आप बसों में हो अलग अलग, और दोनों बसें सेम स्पीड से आगे की तरफ चल रही है। अब जब खिड़की से आप आपके फ्रेंड की तरफ देखोगे, कि सामने वाली फ्रेंड की तरफ, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार वो तो रुका हुआ है और मैं भी रुका हुआ हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कि आप दोनों 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हैं, क्योंकि आप दोनों जस्ट एक दूसरे के सामने बैठे हो गए। लेकिन इसी चीज को जब कोई तीसरा आदमी बाहर से देखेगा तो उसको तो ये लगेगा कि आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो। इसका यह मतलब है कि किसी के लिए मोशन अलग है और किसी के लिए मोशन अलग है। मतलब जब आप बस के अंदर बैठे हो और आपका फ्रेंड भी जब आपके सामने है, तो आप दोनों को ऐसा लगेगा कि आप क्या हो, रेस्ट पे हो। लेकिन किसी बाहर वाले इंसान के लिए ऐसा लगेगा कि जो स्टेट है ये रेस्ट वाली स्टेट नहीं बल्कि ये क्या है, एक मोशन वाली स्टेट है। तो इसका यह मतलब है बच्चों कि जो मोशन है ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हर इंसान के लिए मोशन की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए हो सकता है कि आप रेस्ट वाली स्टेट पे हो, और उसी कंडीशन को लेकर किसी के लिए हो सकता है आप मोशन वाली स्टेट में हो। तो आई होप बच्चों रिलेटिव कॉन्सेप्ट का आपको मतलब समझ आ गया होगा कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे, चाहे 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, या फिर कॉलेज में क्यों ना हो, आपको फिजिकल क्वांटिटीज का सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए। तो जैसे बच्चों, सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, तो वो सारी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको मेरी हाइट मेजर करनी हो, खुद की हाइट मेजर करनी हो, तो क्या आप हाइट को मेजर कर सकते हो? हाँ, हाइट को हम मेजर कर सकते हैं। अगर बोला जाए कि क्या हम मास को मेजर कर सकते हैं, तो हाँ, हम मास को भी मेजर कर सकते हैं। बोला जाए कि क्या आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, तो हाँ, हम टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। मतलब वो सारी क्वांटिटीज जो मेजरेबल हैं या फिर जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इन्हीं सभी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ये सारी की सारी क्वांटिटीज कैसी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कहीं से स्मेल आ रही है, अब पूछा जाए कि क्या आप उस स्मेल को मेजर कर सकते हो, ऑब्वियसली बात, आप स्मेल को मेजर नहीं कर सकते हो। मतलब स्मेल क्या हो सकती है, मेजर नहीं हो सकती है। अच्छा, मान लिया जाए कि कोई आपसे पूछ ले कि आप किसी को कितना प्यार करते हो, क्या उस लव को आप मेजर कर सकते हो? मैंने बोला चाहे वो स्मेल हो जाए या फ्रेगनेंस बोले उसी को हम, उसका जस्ट अपोजिट।
या फिर आपसे कोई पूछे क्या लव इन तीनों चीज़ों के आप मेजर कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। तो सिंपल सा मतलब है बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज का, वो सारी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो मेजरेबल होती हैं, उन सभी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज का तो मतलब आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कई बार आपको डिफरेंस पूछा जाता है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो दो अलग अलग टाइप की होती है उनके बीच में डिफरेंस लिखना है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो बच्चे होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। पूरे फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ आपको वेक्टर और स्केलर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं और कौन सी क्वांटिटीज स्केलर होती हैं, इसके बारे में आपको डिफरेंस बहुत क्लियर पता होना चाहिए, तभी जाके आप फिजिक्स को और अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल से वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस समझते हैं। देखो हम क्या करते हैं, कुछ दो तीन एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले अपन ने एग्जांपल लिया लोकेशन का। देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं लोकेशन का, ठीक है। अब जैसे लोकेशन का मतलब क्या है, मान लो आपका कोई रिश्तेदार आया है और वो रेलवे स्टेशन पे आया है, पहली बार आपके घर आ रहा है। अब वो रेलवे स्टेशन पे आया और उसने रेलवे स्टेशन से आपको एक कॉल करा और पूछा कि अपने घर का एड्रेस दे दो, क्योंकि ऑटो वाले को एड्रेस देना पड़ेगा। तो आपने क्या बोला कि रेलवे स्टेशन से जो आपका घर है वो है 5 किलोमीटर। क्या बोला आपने कि रेलवे स्टेशन से आपका घर क्या है, 5 किलोमीटर है। अच्छा, ये जो आपने बताया कि 5 किलोमीटर मेरा घर है, ये मतलब उसकी वैल्यू बताई आपने, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो लोकेशन बताने के लिए एक तो आपको मैग्नीट्यूड बताना ही पड़ेगा कि कितने डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर आपको आगे आना है, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये रेलवे स्टेशन है अपना, ये है हमारा रेलवे स्टेशन। अब अगर आप सिर्फ इतना बोलो कि रेलवे स्टेशन से मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है, तो क्या आपका रिश्तेदार आपके घर पे आ पाएगा? ऑब्वियस बात नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपका घर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर इस तरफ भी हो सकता है, 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ भी हो सकता है, 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ भी हो सकता है और 5 किलोमीटर साउथ की तरफ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से आप आपके घर की लोकेशन बता पाओगे? क्या नहीं बता पाओगे, आपका रिश्तेदार तो गोल गोल घूम जाएगा। तो आपको क्या करना है, लोकेशन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। बिना डायरेक्शन बताए कि हमारा घर ईस्ट में 5 किलोमीटर है या फिर नॉर्थ में 5 किलोमीटर है, अगर आपने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन नहीं बताया तो कभी भी वो आपके घर की लोकेशन पे पहुंच नहीं पाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर लोकेशन बतानी है तो लोकेशन के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो ये हुआ हमारा पहला एग्जांपल लोकेशन का। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है किसका, मास का। अब मान लो मैं बोल रहा हूं आपका मास है 50 केजी, आपका मास है 50 केजी। अब कभी भी ऐसा हुआ है कि जब भी आपके मास को बताता 50 केजी, तो कभी आप उसके साथ 50 केजी नॉर्थ या 50 केजी साउथ या 50 केजी ईस्ट या 50 केजी वेस्ट ऐसे कुछ वर्ड यूज करते हो? नहीं यूज करते हो। मतलब मास के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा क्या लगाते हैं, सिर्फ उसकी वैल्यू बताते हैं कि मास 50 केजी है या 40 केजी है, 60 केजी है। कभी भी उसके साथ डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती है। तो मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मतलब लोकेशन के लिए हमको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए था और मास के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ध्यान सुनना, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो, इस टाइप की जो क्वांटिटीज होती है, इन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब इन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर है तो दोनों की दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों लगे, इनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं इनको? वेक्टर क्वांटिटीज। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़े, इन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इनको क्या बोलते हैं हम? स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा, यहाँ पे तो आई होप दो एग्जांपल आपको समझ आए होंगे। एक एग्जांपल आपको मास का समझ आया होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी हुई। और ऐसी क्वांटिटी जैसे कि लोकेशन जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो, इस टाइप की क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। दो एग्जांपल तो आपको समझ आ गए होंगे, तीसरा एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं हम फोर्स का। ठीक है, अच्छा फोर्स की डेफिनेशन आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी कि फोर्स की डेफिनेशन है अप पुश और पुल। चाहे पुश हो या पुल हो, दोनों केस में क्या होता है? फोर्स होता है। चाहे आप किसी चीज को पुश कर रहे हो या किसी चीज को आप खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, दोनों केस में जो आप लगाते हो वो क्या है? फोर्स लगाते हो।
अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला फ्लोर है। इस सबसे ऊपर वाले फ्लोर में ये एक आप इंसान है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, नीचे जंप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब आप भी यहीं पे खड़े हो, ठीक है, आप भी क्या हो, यहीं पे खड़े हो। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप क्या कर सकते हो, इसको अपना हाथ देके अपनी तरफ क्या कर सकते हो, खींच सकते हो, है ना। आपने क्या करा, अपने हाथ से इस इंसान को पकड़ के अपनी तरफ खींचा। जब आप इंसान को अपनी तरफ खींच रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो आप, पुल कर रहे हो। लेकिन अगर आप इस इंसान को अपने हाथों से सामने की तरफ धक्का दे दोगे, तब आप क्या कर रहे हो, इसको पुश कर रहे हो। अच्छा, दोनों केसेस में चाहे आप सामने की तरफ धक्का दो या अपनी तरफ खींचो, चाहे पुश हो या पुल हो, दोनों केस में एक चीज कॉमन है कि वो क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। मतलब फोर्स आप सामने की तरफ भी लगा रहे हो और फोर्स आप अपनी तरफ भी लगा रहे हो, ठीक है। पुश में फोर्स लग रहा है सामने की तरफ, पुल में फोर्स लग रहा है आपकी तरफ। अब एक बात बताओ, अगर फोर्स आप सामने की तरफ लगाओगे तो इंसान क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन यही फोर्स अगर आप आपकी तरफ लगा रहे हो तो ये इंसान क्या आ जाएगा, बच जाएगा। इसका यह मतलब है कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन नहीं बताओगे तो उसके दो अलग रिजल्ट निकल जाएंगे। सामने की तरफ फोर्स लगाने पे अलग रिजल्ट निकल रहा है जिसमें कि इंसान हो सकता है मर जाएगा, और अगर आप वही फोर्स अपनी तरफ लगाओगे तो हो सकता है वो इंसान बच जाएगा। मतलब कि फोर्स भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड तो लगाना ही है, उसकी वैल्यू कितना फोर्स लगा रहे हो मैग्नीट्यूड तो बताना ही है, लेकिन साथ में डायरेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका यह मतलब है कि फोर्स भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए फोर्स भी एक कैसी क्वांटिटी भी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो कुछ ये मैंने एग्जांपल दिए, एक होमवर्क मैं आपको देता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये जो टर्म एनर्जी है, ये एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटी वाला टॉपिक। अगले टॉपिक पे हम आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो भाई, सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, ऐसा हम मान लेते हैं हम किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट ए है जहां पे एक पर्सन खड़ा है ना, ये पॉइंट ए है, और ये एक पॉइंट बी है, और ये मान लेते हैं एक पॉइंट सी है। ए से बी तक की डिस्टेंस को हम ले लेते हैं 10 मीटर, और बी से सी तक की डिस्टेंस को मान लेते हैं हम क्या है, 5 मीटर है, ठीक है। अब ये एक इंसान है, ये क्या कर रहा है, पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, फिर बी पॉइंट से कहां गया, सी पॉइंट तक गया, और फिर सी पॉइंट से यू टर्न लेके वापस से कहां गया, बी पॉइंट पे आ गया। मतलब कि उसने शुरू करा ए पॉइंट से बी पे गया, बी से सी पे गया, और फिर सी से वापस कहां गया, वापस से बी पॉइंट पे आ गया। तो फाइनल जो इसका पॉइंट है जहां पे वो रुका हुआ है वो कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। अब अगर यहां से आपसे कोई पूछे कि टोटल इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, कोई अब आपसे पूछे कि टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल करा, तो आपको सिंपली क्या करना है कि जहां से इसने शुरू करा और जहां पे इसने खत्म करा उसके बीच का पूरे के पूरे पाथ की लेंथ को कवर करना है। जैसे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में इसने कितना पाथ कवर करा, 10 मीटर का। बी से सी आने में कितना करा, 5 मीटर का, है ना। पहले 10 मीटर का करा, फिर 5 मीटर करा। ए से बी में लगा 10 मीटर, बी से सी में आया 5 मीटर, सी से वापस बी में आने में वापस इसने 5 मीटर और कवर करा। तो टोटल इसने कितना पाथ कवर करा, 10 + 5 15 + 5 20 मीटर। तो ए पॉइंट से सी पॉइंट और सी पॉइंट से वापस बी पॉइंट आने में जो इसने टोटल पाथ कवर करा वो कितना करा, 20 मीटर। तो ये जो इसने टोटल पाथ कवर करा, यही टोटल पाथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो कोई आपसे पूछे डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल कितना पाथ कवर कर रहा है वही उसका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नेक्स्ट टर्म है डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। डिस्प्लेसमेंट में हमको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी चीज देखनी है कि ऑब्जेक्ट ने अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और एंडिंग पॉइंट क्या है। जैसे कि एग्जांपल में ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है ए। ए से भले वो सी पे गया लेकिन सी से लास्ट में खत्म कहां पे करा उसने,
बी पॉइंट पे खत्म करा, है ना। चाहे वो ए से बी पे गया है, बी से सी पे आए, या सी से वापस बी पे आए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट में हमको सिर्फ ये चीज चेक करनी होती है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट है ए पॉइंट, एंडिंग पॉइंट है बी पॉइंट। अब इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि ए से बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ बच्चों? 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, और इस एग्जांपल में वो आया कितना आया? 10 मीटर। अच्छा, इसी एग्जांपल में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो उस इंसान ने ए से शुरू करा, ए से गया कहां तक? वो सी तक गया, ठीक है। ए से शुरू करा, ए से कहां तक गया? सी तक गया, और सी से पलट के वापस से कहां आ गया? ए पॉइंट तक आ गया। अब अगर इस केस में आपसे ए पॉइंट से शुरू किया, सी तक गया, सी से वापस कहां तक आ गया? ए पॉइंट तक आ गया। अब इस केस में अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछे कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस में हम क्या करते हैं? टोटल पाथ कवर देखते हैं। तो इसका टोटल पाथ कितना है? 10 + 5 15 मीटर। 15 मीटर का जाना और 15 मीटर का वापस से आना, तो टोटल पाथ कितना हुआ? 15 + 15 30 मीटर। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ? 30 मीटर। लेकिन अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए कि इस सेकंड केस में जब उसने शुरुआत कहां से करी? ए से, खत्म भी कहां पे करा? ए पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो ए पॉइंट से ए पॉइंट की डिस्टेंस कुछ के बीच की जो लेंथ है वो तो कुछ है ही नहीं, कितनी है? 0 है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 0 मीटर। तो यहां से हमको एक चीज ये पता चली कि डिस्टेंस तो कभी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो अगर कोई आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफरेंस पूछा जाए तो सबसे पहले पॉइंट में तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरे पॉइंट में आपको याद रखना है कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है, वो या तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और साथ में निगेटिव भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि निगेटिव कैसे हो सकता है? पॉजिटिव और 0 तो आपको समझ आ गया है कि पॉजिटिव हो सकता है। पहले केस में आंसर जो हमारा आया वो कितना आया? +10 मीटर आया। दूसरे केस में कितना आ गया? 0 मीटर आ गया। लेकिन निगेटिव कैसे हो सकता है? तो उसका भी एग्जांपल देखो। मान लीजिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है ए पॉइंट, ए से बी पॉइंट की डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक है। और ए पॉइंट से इधर भी एक पीछे सी पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस है कितनी? 10 मीटर। अब मैं बोल रहा हूं ये हमारा वो इंसान है, पर्सन है जिसको क्या करना है? ट्रेवल करना है। ये इंसान क्या करता है? सबसे पहले ए से जाता है बी की तरफ, और बी से घूम के वापस से कहां जाता है? सी की तरफ, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर अब आपसे कोई इस वाले केस में भी सबसे पहले पूछे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, तो ध्यान से देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा। ए से बी पॉइंट में कितना पाथ कवर करा? 10 मीटर। बी से वापस ए आने में कितना करा? और 10 मीटर, है ना। ए से बी में 10 मीटर, बी से ए आने में वापस से 10 मीटर, और ए से सी तक जाने में वापस से 10 मीटर। तो टोटल कितना हो गया डिस्टेंस? 30 मीटर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या पूछे? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का या फिनिशिंग पॉइंट के बीच में क्या करते हैं? दोनों डिस्टेंस को माइनस करते हैं। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन, इसकी डिस्टेंस क्या होती है? 0। अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? 0। फाइनल पॉइंट कौन सा है? 10। इन दोनों को क्या करना है? माइनस। 0 - 10 करो तो आपका आंसर आएगा -10 मीटर। इसका ये मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या आया? इस केस में आपका निगेटिव आया। तो टोटल हमने 3 केस देखे। एक केस जिसमें डिस्प्लेसमेंट 0 आया, एक केस जिसमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया, और एक तीसरा केस हमने अभी देखा जिसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया। तो कहने का ये मतलब है बच्चों कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, और ये कुछ पॉइंट्स हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो बच्चों, जो डिस्टेंस था, क्या डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ता था? नहीं पड़ता, उसको तो टोटल पाथ कवर करना है। तो इसलिए जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है, जबकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, कितना घूम के कहां पे खत्म कर रहा है, मतलब वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों कैसा है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको लास्ट पॉइंट दिख रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है बच्चों जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि कई बार स्कूल में डायरेक्ट डिफरेंस आ जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस लिखिए।
तो आई होप बच्चों आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ साइकिल वुड बी। और आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन का पहले मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और इसका आंसर फिर मैं बताता हूं। देखो ऐसा बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल है, ये एक सर्कुलर पाथ घूम रहा है, जिसकी एक सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है, आर है। जब वो आधा सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, ये मान लेते हैं हमारा सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये एक पर्सन है जो कहां से शुरू कर रहा है, ए पॉइंट से शुरू कर रहा है। ये ए पॉइंट से घूमेगा और घूम के कहां जाएगा, आधा सर्कल कंप्लीट करेगा। जब आधा सर्कल कंप्लीट करेगा तो कहां पे आ जाएगा, वो बी पॉइंट पे आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालने से पहले हम एक काम करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने इसमें बहुत सिंपल सा केस है। अच्छा, मैं अगर बोलूं तुमने शुरू करा ए पॉइंट से और पूरा सर्कुलर राउंड कंप्लीट करा और वापस ए पॉइंट पे आए, तो टोटल पाथ कितना कवर करा। तो आपने प्रीवियस 6, 7, 8 क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि जब ए पॉइंट शुरू करके पूरे सर्कुलर पाथ पे घूम के वापस आएंगे ए पॉइंट तक, तो ये जो पूरा पाथ होगा ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। और जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर। तो अगर ए पॉइंट से शुरू करके वापस ए पॉइंट तक आए तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको पूरा सर्कल नहीं घूमना, हमको सिर्फ कितना घूमना है, हाफ सर्कल घूमना है। तो हाफ सर्कल घूमने के लिए हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा पाई आर। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आपसे डिस्टेंस पूछते हाफ साइकिल के लिए तो आपका आंसर क्या होता, पाई आर होता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको फिलहाल डिस्टेंस नहीं पूछा है, बल्कि क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। मेन क्वेश्चन है हमारा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। अब ए से बी के बीच की डिस्टेंस तो ये भी हो सकती है, लेकिन ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं है। अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो आपको ऐसी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अच्छा, ध्यान से देखो, ए से बी की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तो ये वाली है। क्या ये सर्कल का डायमीटर भी दिख रहा है आपको, हाँ, ये ए से बी वाला जो पॉइंट है ये सर्कल का क्या है, डायमीटर है। अच्छा, ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस कितनी है, आर। तो जो टोटल डायमीटर हो तो कितना होता है, 2r। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी डायमीटर के इक्वल हुआ। इसका ये मतलब है कि ए से बी तक की जो मिनिमम डिस्टेंस हुई वो जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, 2r आया। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके के आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बेसिक डिफरेंस अगर समझ आ जाएगा तो आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे। तो इसका आंसर बच्चों आया 2r। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे, हमारा अगला टॉपिक है स्पीड और वेलोसिटी। अब इस सबसे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी आपने, जिसमें आपको वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस पता चला। उसके बाद आप जो आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया होगा। इसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बनता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्पीड और वेलोसिटी। अब बच्चों देखो, स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, तो इसका एक छोटा सा हम डिफरेंस देखते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि स्पीड क्या है, कोई आपसे पूछे कि स्पीड क्या है, तो स्पीड कुछ बच्चों, स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसका मतलब क्या है, तो स्पीड में हम क्या करते हैं, तो बच्चों अगर कभी भी आपसे किसी भी बॉडी की स्पीड पूछ ली जाए तो हमको सिंपली इतना करना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है। तो जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, वही उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। जैसे कि मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है अभी ए पॉइंट पे, ए से वो गया बी पॉइंट पे, बी से गया वो सी पॉइंट पे। ए से बी तक की डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, 5 मीटर, और बी से सी की डिस्टेंस हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 मीटर, ठीक है। ए से बी तक आने में जो बॉडी ने टाइम लिया वो लिया मान लेते हैं 2 सेकेंड, और बी से सी आने में बॉडी ने टाइम लिया 4 सेकेंड, ठीक है। अब अगर आपसे इस केस में इससे स्पीड पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए, स्पीड पूछ ली जाए, तो स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है 5 + 10 15, टोटल टाइम कितना हो रहा है 2 + 4 6। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको स्पीड का फॉर्मूला पता चल जाएगा। इसकी जो अगर वैल्यू आएगी तो लगभग बच्चों आएगी 2.5 के करीब आएगी बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसकी यूनिट क्या है, स्पीड की यूनिट क्या है। तो बच्चों अगर आप स्पीड की यूनिट देखो तो स्पीड का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, तो टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो यहां से अगर कोई आपसे स्पीड का यूनिट पूछा जाए तो स्पीड की यूनिट क्या है, तो स्पीड की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, तो स्पीड की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। तो ये है हमारा क्या, स्पीड। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी भी देखो कि वेलोसिटी क्या होता है। अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लगता है, अब उस डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को भी आप इंक्लूड कर लोगे तो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी क्या है, तो जैसे हमने स्पीड का पढ़ा, स्पीड में क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इसका ये मतलब है कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। अब इसका ये मतलब हुआ कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब कि वेलोसिटी भी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी कैसी एक वेक्टर क्वांटिटी, आपको याद रखना है। डिफरेंस में कभी कभी आ जाता है कि स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले पॉइंट में आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि जो स्पीड है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पे डिपेंड करती है। दूसरा उसकी ये लिखना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है और वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा बच्चों हमने पढ़ा था क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है, हमने पढ़ा था डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हुआ तो स्पीड भी कभी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए वेलोसिटी भी जीरो भी हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकती है। हाँ स्पीड एक केस में जीरो तब हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट चले ही ना, अगर ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस ना चले, मतलब कि डिस्टेंस क्या हो जाए, डिस्टेंस ही जीरो हो जाए। अगर डिस्टेंस जीरो है तो स्पीड भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। लेकिन अगर डिस्टेंस कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी जरूर जीरो हो सकती है। तो आपको बच्चे कुछ 2-3 बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस आ सकता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है, माफ करिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा वेलोसिटी की अगर कोई आपसे यूनिट पूछ लिया जाए कि ऐसा यूनिट क्या है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को भी हम किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में करते हैं, मतलब कि वेलोसिटी की जो यूनिट है ये भी क्या है, मीटर पर सेकंड है। तो यूनिट तो दोनों की बच्चों सेम है, स्पीड की यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप बच्चों इतना आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। कोई आपसे पूछे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है या फिर एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी अगर आपसे कोई पूछे एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड में हमको करना यह है कि कोई ऑब्जेक्ट टोटल पूरे जो उसने पाथ कवर करा उसमें उसकी स्पीड क्या थी, जितनी भी उसकी स्पीड थी, मतलब टोटल स्पीड डिवाइड बाई टोटल टाइम, ये क्या हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड। जैसे आप यहां देख रहे हो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा ऑब्जेक्ट ने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ये क्या हो जाएगा उसकी एवरेज स्पीड।
लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी के केस में हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी के केस में हम क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, हम एक तो उसको मेजर करते हैं, दूसरा जब वो रुकता है, मतलब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है, जिस टाइम पे हमको चेक करना है, वो जो फाइनल वेलोसिटी हम उसको लेते हैं और उन दोनों को प्लस करते हैं और डिवाइड बाय क्या करते हैं, 2 करते हैं। तो जब भी एवरेज वेलोसिटी की बात करी जाए तो एवरेज वेलोसिटी में हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी दोनों को प्लस करते हैं जिन भी टाइम पे हमको कैलकुलेट करना है, और उसको डिवाइड किससे कर देते हैं बच्चों, 2 से कर देते हैं। यही हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो एवरेज स्पीड बहुत सिंपल सा है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना पाथ ट्रेवल करा और कितने टाइम में करा, वो उसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगी। और एवरेज वेलोसिटी के केस में हम क्या करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट शुरू करता है ट्रेवल करना, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, जिस टाइम पे हमको निकालना है उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, उस टाइम पे हम उसकी फाइनल वेलोसिटी चेक करते हैं और उसका डिवाइड किससे करते हैं, 2 से कर देते हैं। ये हमको उसका एवरेज वेलोसिटी पता चल जाती है। आगे देखते हैं। अच्छा, एक और चीज, चाहे एवरेज स्पीड हो या एवरेज वेलोसिटी हो, इस केस में भी दोनों की जो एसआई यूनिट है वो सेम टू सेम मीटर पर सेकेंड ही आएगी। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमको क्या करना है, हमको एक ऑब्जेक्ट के बारे में दे रखा है। एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है 4 सेकंड में, और फिर अगले 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है 2 सेकंड में, और हमसे अब पूछा गया कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो बच्चों आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, सबसे पहले हमको क्या करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखना है। हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। तो हमने देखा एवरेज स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे जर्नी में उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, सबसे पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा 16 मीटर, और फिर और कितना करा 16 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 16 प्लस 16। अच्छा नीचे देखिए टोटल टाइम कितना हुआ, सबसे पहले उसने कितना टाइम लिया 4 सेकेंड, फिर उसके बाद कितना टाइम लिया 2 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम हुआ 4 प्लस 2। तो ये आया बच्चों 16 प्लस 16 32 और 4 प्लस 2 6। अगर आप 32 का डिवाइड 6 से करोगे तो इसका आंसर लगभग लगभग आएगा 5.2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहाँ पे भी देखना डिस्टेंस जो है ये होगी मीटर में, टाइम जो होता है वो होता है सेकंड में, इसीलिए जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, मीटर पर सेकंड आएगी। ठीक है, वैसे तो इसका और आगे आएगा पर हमने अप्रोक्स निकाल रखा उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों जो एवरेज स्पीड है ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा उसमें हम टोटल डिस्टेंस लेंगे 16 प्लस 16, उसके डिवाइड करेंगे हम टोटल टाइम से, और यहाँ से हमको जिसको इसका जो आंसर मिला वो कितना आया बच्चों 5.2 मीटर पर सेकेंड। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, कि जो ऊषा है, एक ऊषा नाम की लड़की है, वो क्या कर रही, स्विमिंग कर रही स्विमिंग पूल में। जो स्विमिंग पूल है उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 90 मीटर है। अब वो क्या कर रही, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। अच्छा जो स्विमिंग पूल है, मान लीजिए हमारा स्विमिंग पूल है, ये ए पॉइंट से शुरू होता है स्विम करना और बी पॉइंट तक जाते हैं। ए से बी तक की जो टोटल डिस्टेंस लेंथ है वो टोटल कितनी है 90 मीटर है। उषा क्या कर रही है, सबसे पहले 90 मीटर आगे जा रही है और फिर वापस से यू टर्न मिलके वापस से 90 मीटर पीछे आ रही है, मतलब 90 जाना 90 आना, टोटल कितना हो गया 180 मीटर। तो ये जो 180 मीटर का जो सफर है, ये जो लेंथ है, ये कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है वो 1 मिनट में। ठीक है, आगे क्या लिखा है, हमको क्या निकालनी है, उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें हमने एवरेज स्पीड तो हमने पहले भी निकाल रखी है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने बोला टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अच्छा एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 90 जाना और 90 आना, 90 प्लस 90, टोटल टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम ले रही हूँ 1 मिनट। अब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि टाइम हमेशा हमको सेकंड में लेना है, टाइम क्या करना है हमको हमेशा सेकंड में लेना है। 1 मिनट का मतलब कितने सेकंड हो गए 60 सेकंड हो गए। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 90 प्लस 90 कितनी हुई बच्चों 180 डिवाइड बाय टाइम 60, 60 1 जा 60, 63 जा 180, तो इसका जो आपका आंसर आया वो आया 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, क्या पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में बच्चों फॉर्मूला हमने पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी का क्या है। अच्छा एवरेज वेलोसिटी बच्चों हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2,
और अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हो तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम करते हैं। तो इस केस में अगर आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो हमारा फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब इस केस में बताओ, अगर उषा ने स्विम करना शुरू करा ए पॉइंट से, खत्म भी कहां करा, ए से बी तक गई, बी से वापस ए पे आई। अब भले इसके लिए टाइम इसको लगा होगा 60 सेकेंड, लेकिन इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ए पॉइंट से शुरू करा हो, खत्म भी ए पे करा, तो जो टोटल पाथ कवर करा ए से ए के बीच में वो तो कितना हुआ, 0 हुआ। मिनिमम डिस्टेंस ए से ए के बीच की कितनी होगी, 0 होगी। अब 60 के डिवाइड आप 0 से करो तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इस केस में बच्चों एवरेज स्पीड तो आपकी 3 मीटर पर सेकेंड आ गई, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी आई वो कितनी आई, 0 आई है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इन दो एग्जाम्पल से आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में फर्क पता चल गया होगा। एक और चीज आपने देखी कि स्पीड 0 तो नहीं हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी आपकी जरूर क्या हो गई है, यहाँ पे 0 हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। अगला टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है हमारा एक्सेलरेशन। आपने बच्चों कई बार आप तो वैसे तो 9th क्लास में हो सकता है ज़्यादातर ने आप स्कूटी नहीं चलाई हो, लेकिन कभी आप आपके मम्मी पापा के साथ कार में या फिर स्कूटी बाइक से कभी भी आप बैठे होंगे, तो आपने देखा होगा जब भी गाड़ी रेस पे रहती है और उसको अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आप क्या करते हो, एक रेस एक्सेलरेटर आता हुआ है जिसको आप क्या करते हो, रेस देते हो, आपके पापा या मम्मी लोग देते होंगे। वो जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर बोलते हैं, जिसका काम क्या है, वेलोसिटी को चेंज करना। मतलब कि गाड़ी पहले रेस पे थी, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, उसकी 0 थी। आपने क्या करा, उस रेस को दिया, एक्सेलरेट करा, मतलब कि उसकी वेलोसिटी बढ़ाई। तो आपने क्या करो, इनिशियल वेलोसिटी जो 0 थी, जो पहले रेस्ट में था, धीरे धीरे करके उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, गाड़ी आगे बढ़ती है तो वेलोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जा रही है। मतलब कि पहले वेलोसिटी कुछ और थी, अब वेलोसिटी कुछ और हो चुकी है। मतलब कि वेलोसिटी में चेंज आया है टाइम के साथ। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब कि अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट में क्या आया है, एक्सेलरेशन आया है। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मैं बोल रहा हूँ कि एक गाड़ी है हमारे पास, मान लीजिए स्कूटी है या ये कार ही हो गई। कार की इनिशियल स्पीड थी, मान लेते हैं कुछ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने क्या करा, कार को रेस दिया और कार की स्पीड हम 20 से ले गए 40 तक। 20 से कहाँ तक ले गए, 40 तक। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी जो 20 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा याद रखना बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी का जो साइन होता है वो होता है u, और फाइनल वेलोसिटी का जो साइन होता है वो क्या होता है, v। अब मैं बोल रहा हूँ 20 मीटर पर सेकेंड से लेकर 40 मीटर पर सेकेंड करने में, वेलोसिटी बढ़ाने में मुझे जो टाइम लगा फॉर एग्जांपल 4 सेकेंड। टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, हमने कितना एक्सेलरेट करा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी में से हमेशा हमको इनिशियल वेलोसिटी माइनस करनी है। बच्चों याद रखना, हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है। फाइनल कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल कितना है 20, तो 40 में से 20 माइनस करना है। डिवाइड किससे करना है, टाइम से। टाइम कितना लगा बच्चों, 4 सेकेंड। अब 40 में से आप 20 को माइनस करोगे तो आएगा आंसर आपका 20 डिवाइड बाई 4, तो आपका ये आंसर आया बच्चों 5। आंसर आया 20 डिवाइड बाई 4 5। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है। तो एक चीज देखो, एक्सेलरेशन का जो आपका फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन में फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब एक बात बताओ, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। अब ये सेकेंड सेकेंड जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ये मतलब है कि जो आपका एक्सेलरेशन की यूनिट है वो हमेशा याद रखना बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब कि इस केस में जो आपका आंसर आया वो आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अच्छा, आपको आई होप एक्सेलरेशन का मतलब पता चल गया होगा। एक्सेलरेशन सिंपली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के साथ, मतलब कि वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। इसकी अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, मतलब फाइनल में से इनिशियल को आपको माइनस करना है और जितना भी उसने टाइम लिया उससे क्या करना है, आपको उसको डिवाइड करना है। अब एक और चीज याद रखना बच्चों, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना, वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी थी। तो हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इसीलिए एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि
जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। अगर वेलोसिटी जीरो हुई तो एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और अगर वेलोसिटी निगेटिव हुई तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव हो सकता है। और जो जब हम बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन निगेटिव हो सकता है, तो यहीं से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसका नाम है रिटार्डेशन। बच्चों याद रखना, अब वेलोसिटी कम हो रही, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए एक एरोप्लेन आपको दिख रहा होगा, एरोप्लेन धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, लैंडिंग कर रहा है। जब एक एरोप्लेन लैंडिंग करता है तो आपको पता है पहले तो उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, लेकिन जब लैंडिंग करता है तो धीरे धीरे करके उसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो मैं बोल रहा हूँ, एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं एरोप्लेन का ही, जिसमें हम क्या करते हैं, मैं बोल रहा हूँ एरोप्लेन की अभी मान लेते हैं कुछ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड हाइपोथेटिकली, ये है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड। धीरे धीरे करके वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ते जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ उसकी वेलोसिटी कम होते होते फाइनल वेलोसिटी कुछ आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, जब हमको उसको कैलकुलेट करना था। अब आपसे यहाँ एक्सेलरेशन पूछा जाए कि एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टाइम टेकन टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी बच्चों, 20, इनिशियल कितनी है 100, डिवाइड बाई टाइम। अब हम मान लेते हैं कि 20 से 100 मीटर पर सेकंड आने में जो टाइम लिया वो लिया 10 सेकंड। कितना टाइम लिया, 10 सेकंड। तो डिवाइड बाय क्या कर देते हैं हम, 10। अब मुझे बताओ 20 में से अगर 100 को माइनस करेंगे तो बच्चों गलती से +80 तो मत लिख लेना। जब 20 में से 100 को माइनस करते हैं तो आपने पढ़ा ही होगा, इसका आंसर आएगा -80 डिवाइड बाई 10। जब इसका आप आंसर लिखोगे तो आपका आंसर आएगा -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या आया, निगेटिव आया। ये जो बच्चों एक्सेलरेशन जब निगेटिव आता है, इसी निगेटिव एक्सेलरेशन को हम या तो डिसेलरेशन बोलते हैं या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि रिटार्डेशन क्या है या डिसेलरेशन क्या है, तो जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, मतलब कि अगर फाइनल वेलोसिटी कम है और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, तब हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट में क्या आया, रिटार्डेशन आया या क्या है, डिसेलरेशन आया। सिंपल सा मतलब है कि पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, धीरे धीरे करके वेलोसिटी क्या होती, कम होती है। अच्छा बेसिक एग्जांपल, और मान लो आप कार में चल रहे हो, कार की इनिशियल कुछ ज्यादा स्पीड थी, जैसे ही सामने कोई आएगा या आप आपके घर पहुंचोगे तो आप क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे। ब्रेक लगाओगे मतलब जो फाइनल वेलोसिटी वो कम हो गई, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, पहले से ही ज्यादा थी। इसका ये मतलब है कि इनिशियल ज्यादा फाइनल कम, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कैसा आया, निगेटिव आया। इसका मतलब क्या है, इस एक्सेलरेशन का नाम या तो आप डिसेलरेशन बोलोगे या तो आप इसको क्या बोलोगे, रिटार्डेशन बोलोगे। तो जो सिंपल सा मतलब है रिटार्डेशन या डिसेलरेशन का, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब कि नेगेटिव कब आएगी, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी धीरे धीरे करके क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट में क्या आ चुका है, रिटार्डेशन आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बच्चों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूं एक ऑब्जेक्ट है, वो अभी ए पॉइंट पे है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे, ए से गया बी पॉइंट पे, बी से गया ये सी पॉइंट पे। मैं बोल रहा हूँ ए से बी तक की डिस्टेंस थी 10 मीटर, और 10 मीटर को कवर करने में इसने टाइम लगाया 2 सेकेंड। बी से सी तक की डिस्टेंस भी क्या थी, 10 मीटर, और यहाँ पे भी इसने टाइम लगाया कितना, 2 सेकेंड। अच्छा ये मान लो सी से डी तक गया, सी से डी की डिस्टेंस होगी मान लो 20 मीटर, लेकिन यहाँ पे उसने टाइम लगाया 4 सेकेंड। अच्छा अब सारे टाइम इंटरवल में देखो, ए से बी के बीच में अगर मैं आपसे इसकी स्पीड पूछूं तो क्या होगा, 10 का डिवाइड 2 से करो तो आंसर कितना आएगा, 5। बी से सी के बीच में भी 10 का डिवाइड 2 से करो, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आंसर कितना आएगा 5। 20 का डिवाइड यहाँ पे 4 से करोगे तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा 5। सभी इंटरवल में आप देखो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब ए से बी में भी उसकी स्पीड क्या थी, ऑब्जेक्ट की 5 मीटर पर सेकंड, बी से सी में भी कितनी स्पीड है, 5 मीटर पर सेकंड, सी से डी में भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है पूरे मोशन में, थ्रू आउट द मोशन, वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी स्पीड को चेंज नहीं करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे आप बच्चों उसकी डेफिनेशन देख पा रहे होंगे कि अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कंप्लीट कर रहा है, मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन इसके बजाय अगर हम ऐसा एग्जांपल लें, मान लो ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पे जा रहा है, ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी पे जा रहा है। बोला कि ए से बी जा रहा है, ए से बी है 10 मीटर, टाइम लगा रहा है वापस से 2 सेकेंड। लेकिन बी से सी का जो 10 मीटर है इसमें टाइम लगा रहा है वो 4 सेकेंड, और सी से डी जाने में जो वापस से 10 मीटर है इसमें टाइम लगा रहा है मात्र 1 सेकेंड। अच्छा यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करो, 10 का डिवाइड 2 से करो तो यहाँ पे आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस एग्जांपल में देखो तीनों इंटरवल में ए से बी में इसकी स्पीड 5 है,
बी से सी में स्पीड अलग हो गई और सी से डी में और अलग हो गई, मतलब कि हर इंटरवल में इसकी स्पीड क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड हर इंटरवल में अलग अलग होती जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों आई होप एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो डिफरेंस है वो इजीली आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, अब आता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे, इसी इक्वेशन पे आपके आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन डिपेंडेंट होंगे। और इस क्वेश्चन ये जो इक्वेशन है इन पे आप जरूर एक उम्मीद कर सकते हो कि एग्जाम में इक्वेशन गारंटी से आता ही आता है। तो सबसे पहले बच्चों 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपको एकदम बिल्कुल रटनी है, कोई रात की 12 बजे भी आपसे पूछ ले तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। पहली इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरी इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सबसे पहले v u a t क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। सबसे पहले हमारे पास v, तो v मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, v क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट है u, u क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। तीसरा क्या है a, स्मॉल a होता है एक्सेलरेशन। फिर क्या है t, t क्या होता है टाइम टेकन। फोर्थ होता है स्मॉल s, जिसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो आइए बच्चों, आपको ये 3 इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी, इस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको ये एकदम बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। 3 इक्वेशन क्या होगी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, नेक्स्ट इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, कई बुक में आपको ये वाली इक्वेशन ऐसे भी मिलेगी, प्लस यू स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये इक्वेशन भी आपको देखने को मिलेगी, एक ही बात है दोनों। और तीसरी लास्ट इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें आपको सबका मतलब पता चल गया होगा टर्मिनोलॉजीज का। v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, हमेशा याद रखना। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम, और s है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन आया तो हर क्वेश्चन में, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको गिवन डेट में ये सारी सारी टर्म्स लिखने पड़ेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, टाइम दिया है तो कितना टाइम दे रखा है। स्कूल में हर चीज की स्टेप मार्किंग होती है। तो देखते बच्चों, अगर कुछ क्वेश्चन है इस पे हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक जो बस है वो अपनी स्पीड डिक्रीज कर रहा है 54 किलोमीटर, डिक्रीज स्पीड फ्रॉम 54 to माफ करना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बस अपनी स्पीड डिक्रीज नहीं कर रहा है बल्कि क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 54 किलोमीटर टू 72 किलोमीटर पर आवर, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। हमसे क्या पूछा है, बस का एक्सेलरेशन पूछा है। अब देखो सिंपल सी बात है, बस अभी 54 की स्पीड पे चल रही थी, 54 की चलते चलते बस जो ड्राइवर था उसने एक्सेलरेटर पे पांव दबाया होगा, तो एक्सेलरेटर से उसकी स्पीड बढ़ गई, 54 से कितनी आ गई स्पीड, 72 आ गई। अब पूछा है 54 से 72 आई, मतलब वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया मतलब क्या निकालना है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज मैंने पहले आपको बताई नहीं, याद रखना जब भी हम वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे तो वेलोसिटी की जो वैल्यू हमेशा हम रखेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पे जो यूनिट है वो किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं जिसमें हम किलोमीटर पर आवर की स्पीड मीटर पर सेकंड में कैसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं। एक छोटा सा हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला कहां से है, तो सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हमको पता है कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो सबसे पहले तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर बचेगा 10/36, इसको 2 से और कट करिएगा तो आपका आंसर फाइनली आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। इसका सिंपल से ये मतलब है कि कभी भी अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कोई टर्म दे रखी हो, उसको किस में कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देना किससे, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 5/18 से। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो सबसे पहले इन जो हमारे पास स्पीड दे रखी है इसको हमको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। अच्छा, ये 54 किलोमीटर पर आवर पहले स्पीड थी, फाइनल स्पीड भी 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब u कितना दे रखा है, 54 किलोमीटर पर आवर।
अब इसको हमको बदलना मीटर पर सेकेंड में, मतलब 54 का मल्टीप्लाई अभी अभी हमने पढ़ा, हर बार जब भी किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो किस में मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से। अब 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5 0 15 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्ट हो गया, 54 को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मीटर पर सेकेंड में। नेक्स्ट है फाइनल वेलोसिटी v कितना दे रखा हमको, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको भी जब मीटर पर सेकेंड में बदलोगे तो 72 का हर बार मल्टीप्लाई, जो भी टर्म दे रखा उसको मल्टीप्लाई कर दो किसे, 5/18 से। 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, इसका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास टाइम दे रखा है पहले से ही बच्चों, टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। अब यहां से अगर आपको क्या कैलकुलेट करना, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी v कितनी है, 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 15, डिवाइड बाय टाइम करो, टाइम कितना दे रखा हमको 5 सेकेंड। 20 में से 15 का आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 5 डिवाइड बाय 5, और ये आपका आंसर आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों याद रखना, कभी भी डायरेक्ट 72 का माइनस 54 से डायरेक्ट मत करना, सबसे पहले आपको इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर इसका डिवाइड करके जब आप टाइम से डिवाइड करोगे तब जाके आपके पास ये फाइनल आंसर आएगा। तो आई होप बच्चों ये एग्जांपल, ये जो क्वेश्चन था आपको समझ आया होगा कि कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं। और यहीं पे अगर हमारे पास ये एक्सेलरेशन माइनस में आता तब हम बोलते कि क्या हुए हैं, ब्रेक सप्लाई हुए हैं, मतलब कि क्या हुआ है, डिसेलरेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। वापस से इस वाले एग्जांपल में हमसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमको लिखना क्या है गिवन डेट में कि हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज दे रखी हैं। तो मुझे बताओ बच्चों सबसे पहले क्या क्या दे रखा है। तो एक चीज आपको दिख रही होगी कि ट्रेन क्या कर रहा है, ट्रेन क्या कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है अगर ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होगी मतलब वो पहले क्या थी, रेस्ट पे थी, तो पहले वो रेस्ट पे थी और फिर फाइनल उसने कितनी स्पीड अटेंड कर ली, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेंड कर ली। इसका ये मतलब है सबसे पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी में मतलब क्या था, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे थी, हमारी ट्रेन क्या है, रेस्ट पे, रेस्ट पे है मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा फिर उसने क्या करा, स्पीड बढ़ाई और कहां तक पहुंच गई स्पीड, 90 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहां पे वापस से सबसे पहले बच्चों 90 किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। और सिंपल सी बात है, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 वन जा बच्चों 18, 18 5 से आपको 90 मिल जाएगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 5 का मल्टीप्लाई 5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी आ गई। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टाइम देखो, टाइम क्या दे रखा है, 10 मिनट्स। 10 मिनट का ये मतलब है कि इस मिनट को भी हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे तो एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 600 सेकंड। अब हमको बच्चों निकालना क्या है, मेन क्वेश्चन था एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी आई बच्चों, 25, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 0, टाइम कितना है 600 सेकेंड। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 25/600। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों आपका आंसर आया 1/24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ चुका है बच्चों, एक्सेलरेशन आ चुका है। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन में हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। आपको इसी तरीके से हर एक वैल्यू पुट करके वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना, हमेशा याद रखना कि अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी को हमको हमेशा मीटर पर सेकंड में लेना है, और टाइम इंपॉर्टेंट, टाइम हमेशा हमको मिनट में नहीं बल्कि किस में लेना है, सेकंड्स में लेना है। इन सब की वैल्यू जब आप क्वेश्चन में पुट करोगे तो फाइनली आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन में आया हमारे पास 1/24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अच्छा एक और टॉपिक है हमारे पास, फ्री फॉल एंड ग्रेविटी। वैसे ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप पहले फोर्थ चैप्टर पढ़ोगे और उसके बाद आप ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर पढ़ोगे। तो जब आप ये इस टॉपिक को जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग तो हमको मिलेगी कहाँ पे, फ्री फॉल ग्रेविटी में। लेकिन यहाँ पे एक
छोटे तौर पे ऊपर ऊपर मैं आपको ये टॉपिक का मतलब बता देता हूँ। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, अब इस पेन को जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो पेन कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अच्छा, क्या मैंने इस पर नीचे की तरफ ऐसा कोई फोर्स लगाया, नहीं लगाया ना, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसको छोड़ रहा हूँ। तो जैसे इसको छोड़ रहा है क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो जैसे ये नीचे आ रहा है इसका क्या मतलब है कि इस पर किसी ने फोर्स लगाया होगा, तभी ये क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। अच्छा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है इसका मतलब है कि उस पर एक्सेलरेशन लगता है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट अभी क्या था, देखो यहाँ पे खड़ा है, मतलब ये क्या है, रेस्ट पे है, अभी क्या है, ये रेस्ट पे है। जैसे इसको छोड़ूंगा ये इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है बिना किसी और फोर्स के, मतलब इस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगना चाहिए और कोई फोर्स लगना नहीं चाहिए, मतलब इवन एयर का भी जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये एयर का जो रेजिस्टेंस वाला फोर्स है वो भी एक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कि जब भी इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ, इस पे जो सिर्फ फोर्स लगना चाहिए वो कौन सा फोर्स लगना चाहिए, ग्रेविटी का फोर्स लगना चाहिए। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। इसको डिटेल में आप कहाँ पढ़ोगे, आप पढ़ोगे इसको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। पर ये चीज मैं तो आपको यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चंस में आपको काम आएगा। आने वाले क्वेश्चन में क्या काम आएगा, तो जो हमने v = u + at इस टाइप की जो इक्वेशन पढ़ी थी, तो उस इक्वेशन में कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट है उसको हमने छत से या किसी टावर से नीचे की तरफ फेंक दिया या ड्रॉप कर दिया। तो अब उन क्वेश्चंस में आपको कभी भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो उन टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कई बार हम उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहां पे क्वेश्चंस में काम आएगा। अच्छा, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए कि ऑब्जेक्ट है उसको हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी 0 हो जाएगी, और फिर कुछ ना कुछ उसकी एक फाइनल वेलोसिटी आएगी। क्योंकि देखो अभी तो मैंने इसको पेन को पकड़ रखा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। जैसे इसको छोड़ूंगा ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब कि इसकी कुछ ना कुछ एक फाइनल वेलोसिटी आएगी जो आपको कैलकुलेट करनी होगी। और इन केसेस में जो हम एक्सेलरेशन है हमेशा 9.8 या फिर अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू 10 के करीब लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको वहां पे काम आएगा, याद रखिएगा। और अब बच्चों आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपने कई बार देखा होगा बच्चों कि जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, सन के अराउंड सर्कुलर मोशन में घूमता है ना। जैसे हम बोल रहे हैं कि बीच में क्या होता है, बीच में है सन, और चारों तरफ कौन घूमता है उसके, अर्थ घूमता है। ये है बीच में सन, और इसके चारों तरफ कौन घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ घूमती है। तो ये जो अर्थ जब सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, तो इस टाइप का जो मोशन होता है, इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब जो सर्कुलर मोशन में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद ये रखनी है कि जब भी ये सर्कुलर मोशन होता है, मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है, ये उसका सेंटर पॉइंट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अब जब भी ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, मान लो इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये 10 मीटर की पर सेकंड की स्पीड से तो लगातार ये घूम रहा है, इस तरीके से ये लगातार क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है। लेकिन एक चीज सोच के बताना, क्या हर पॉइंट पे ये अपनी पोजीशन डायरेक्शन जो है क्या वो चेंज कर रहा है। मान ले तो इस पॉइंट पे अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ होनी चाहिए थी, तो इसको कायदे से कहाँ जाना चाहिए था, सीधा सीधा जाना चाहिए था। लेकिन ये करता है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, लगातार चेंज करता है, लगातार क्या करता है, घूमता रहता है। तो याद रखना, जब भी सर्कुलर मोशन की बात की जाए तो इसमें जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन हर पॉइंट पे ये अपनी डायरेक्शन को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। इसका ये मतलब है कि अगर वेलोसिटी भले सेम है, वेलोसिटी भले क्या है, सेम है, लेकिन अगर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। आपसे पूछेंगे कि कब कब एक्सेलरेशन लगता है, कब कब एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है। तो एक्सेलरेशन लगने के दो ही नेसेसरी कंडीशन है। एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी पे दो ही कंडीशन में एक्ट करता है। एक्सेलरेशन की जो नेसेसरी कंडीशन है वो है दो। पहली, या तो स्पीड में चेंज होना चाहिए, पहली क्या, तो स्पीड में चेंज होना चाहिए, या तो स्पीड बढ़े या तो स्पीड घटे। दोनों केस में वेलोसिटी का चेंज हुआ, मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। लेकिन अगर लगातार डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है, लेकिन अगर लगातार डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है तो हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। इसका यह मतलब है कि सर्कुलर मोशन में भले ऑब्जेक्ट लगातार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है, या 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है। देखो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन क्या लगातार डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, हाँ आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन लगता है। तो कई बार एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से घूम रहा है,
उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो कई बच्चों को लगेगा कि उसकी जो वेलोसिटी पहले भी 10 थी, बाद में भी 10 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वेलोसिटी सेम चेंज नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है मतलब कि एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो उन बच्चों को लगेगा कि एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखना एक्सेलरेशन की 2 कंडीशन है। स्पीड चेंज होना पहली कंडीशन है, और अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही और डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने के साथ भी हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन एक्ट करता है। तो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जो डिटेल है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, तो जो हमारा सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके बारे में हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बस आपको इतनी चीज याद रखनी है कि जो एक्सेलरेशन वो 2 तरीके से लगता है, एक स्पीड के चेंज होने के कारण या डायरेक्शन चेंज होने के कारण। जब भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो इसकी वेलोसिटी है वो तो सेम रहेगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन 0 होगा। हर पॉइंट पे लगातार इसकी डायरेक्शन क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। इसका ये मतलब है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन लगता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको इसके बारे में इतना समझ आया होगा। और अब आते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे ग्राफ। इस पूरे चैप्टर में आपके पास कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और इन 4-5 इंपॉर्टेंट ग्राफ में से एक ग्राफ तो कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले जो हमको 3 ग्राफ पढ़ना है, एक ग्राफ हमको पढ़ना है किसके बारे में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है, दूसरा हमको पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा हमको पढ़ना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सा ग्राफ के बारे में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब कुछ पॉइंट बच्चों आपको याद रखने हैं, ये पॉइंट ये याद रखने हैं। ये जो हमारे इस वाले एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस प्लॉट कर रखा है, वाई एक्सिस पे हमने टाइम को प्लॉट कर रखा है। याद रखना डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जो फॉर्मूला है याद करो बच्चों, किसका फॉर्मूला था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये बच्चों फॉर्मूला किसका था, तो हमको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, स्पीड। और स्पीड में अगर डायरेक्शन जुड़ जाए तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी बोलते हैं। अगर स्पीड में डायरेक्शन भी जुड़ जाती है तो याद रखना इसी स्पीड को क्या बोलते हैं हम, फिर वेलोसिटी बोलते हैं। तो मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ। अब याद रखना जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बीच में आपको एक लाइन जो दिख रही है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बीच में जो आपको ये लाइन दिख रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। अब याद रखना डिस्टेंस अपॉन टाइम का ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो लाइन है ये होता है स्लोप। अब आपसे पूछेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है किसकी वैल्यू बताता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ये स्लोप आता है किसकी वैल्यू बताता है, तो आपको सीधा याद रखना है डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है, ये वेलोसिटी स्पीड का फॉर्मूला है। तो ये जो स्लोप है किसकी वैल्यू बताएगा, ये या तो स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू या बताएगा, किसकी वैल्यू बताएगा, स्पीड और वेलोसिटी की। तो याद रखना क्वेश्चन आ सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप पे ये किसकी वैल्यू बताएगा, तो ये आपको बताएगा स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू। अच्छा यहाँ पे एक और चीज क्वेश्चन आ सकता है आपको, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया, 2 ग्राफ दे दिया आपको। एक ग्राफ ये है जिसमें पहला स्लोप ये है स्लोप ए, और ये है स्लोप बी। ये है डिस्टेंस और ये है आपका टाइम। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो ए और बी स्लोप है, ये दो ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग स्लोप है। मतलब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कुछ अलग है, बी ऑब्जेक्ट की स्पीड कुछ अलग है। दोनों का हमने ग्राफ बनाया, और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से वाला ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट ए या ऑब्जेक्ट बी, किसकी स्पीड ज्यादा थी, किसकी स्पीड ज्यादा थी, तो इसमें सिंपल से याद रखना, अगर इस टाइप का कोई ग्राफ आपको एग्जाम में आ जाए, ऐसे 2 स्लोप दे दिया जाए और दोनों स्लोप में पूछ लिया जाए कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में से कौन से वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा, तो सिंपल से याद रखना जिस ऑब्जेक्ट का स्लोप जितना ज्यादा बड़ा होगा या जितना ज्यादा स्टीप होगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल में देखो, बी देखो थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ है, लेकिन ए का जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्टीप है। तो ए का स्लोप ज्यादा स्टीप है, ज्यादा ऊपर है, इसका ये मतलब है कि ए की स्पीड भी क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके कुछ भी आपको अगर ग्राफ आए तो आपको याद रखना है डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में हमको स्पीड की वैल्यू पता चलती है। और अगर आपको 2 ऐसे कर्व दे दिया जाए और पूछा जाए कि किसमें स्पीड ज्यादा है, तो आपको याद रखना जिसका कर्व ज्यादा ऊपर होगा, जिसका स्लोप ज्यादा ऊपर होगा, उसकी स्पीड ज्यादा ऊपर होगी। तो ये था हमारा बच्चों डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। दूसरा इंपॉर्टेंट ग्राफ है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दूसरा टाइम किसका है बच्चों, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। अब एक चीज देखो, जैसे हमने पिछले वाले केस में देखा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस अपॉन टाइम किसकी वैल्यू होती है, स्पीड और वेलोसिटी की फॉर्मूला था। तो मतलब उसमें जो स्लोप है वो किसकी वैल्यू देगा, वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू देगा। यहां पे देखो हमारे पास बच्चों फॉर्मूला क्या है, मतलब ग्राफ किसका है, ग्राफ है हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम का। अब बच्चों हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था,
चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये किसका फॉर्मूला होता है? तो ये बच्चों होता है किसका? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपको स्लोप मिलेगा, जो आपको कर्व मिलेगा, जो आपको लाइन दिखेगी, वो लाइन किसकी मिलेगी? एक्सेलरेशन की लाइन मिलेगी। तो यहां देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये वाला, पहले ग्राफ में क्या है? इस स्लोप में है, इस वाले एक्सिस में हमारे पास वेलोसिटी, इस एक्सिस में है टाइम। यहाँ पे जो हमको कर्व मिला वो किसका मिला? एक्सेलरेशन का ही कर्व मिलता है। अच्छा यहाँ पे देखो, क्या ये जो कर्व है, क्या ये अपनी वैल्यू कुछ इस तरीके से चेंज कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंटली बिल्कुल सीधा 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 जा रहा है। इसका ये मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अच्छा एक और दूसरा केस ये वाला देखो, ये भी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, यहाँ पे भी क्या है? सीधी लाइन है। तो क्या यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इस पूरे के पूरे ग्राफ में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। अब मैं बोलूँ कि अगर इनकेस यहाँ पे चलो मान लेते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या पूरे के पूरे कर्व में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी? अगर आपको लग रहा है कि हाँ होगी, तो आप बिल्कुल गलत हो। इस केस में याद रखना, अगर ग्राफ ऐसा तिरछा जा रहा है, जो ओरिजिन से शुरू हो रहा है ऐसा जा रहा है, तब तो ठीक है, वो वैल्यू कांस्टेंट होगी। लेकिन याद रखना बच्चों, अगर ग्राफ ऐसा जा रहा है, बिल्कुल कैसा जा रहा है? ऐसा सीधा जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। अब आप पूछे एक्सेलरेशन जीरो क्यों होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो इसलिए होगा क्योंकि ध्यान से देखो बच्चों, इस केस में क्या हो रहा था? वेलोसिटी क्या हो रही है? लगातार चेंज हो रही है। पहले वेलोसिटी कितनी थी? जीरो थी। ऊपर बढ़ने पे वेलोसिटी और बढ़ी, और ऊपर बढ़ने पे वेलोसिटी चेंज होती गई, चेंज होती गई, चेंज होती गई, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी के कर्व में वेलोसिटी लगातार क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। लेकिन इस कर्व में देखो, क्या वेलोसिटी ऊपर या नीचे जा रही है कि बिल्कुल कांस्टेंट है, एकदम सीधी है? बिल्कुल क्या दिख रही है आपको? एकदम सीधी कांस्टेंट दिख रही है। और हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी। क्या यहाँ पे वेलोसिटी में कोई आपको चेंज दिख रहा है? बिल्कुल भी चेंज नहीं दिख रहा है, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। तो इस टाइप का अगर आपको कोई भी ग्राफ दे दिया जाए जिसमें अगर आपको लाइन ऐसी सीधी दिख जाए, तो याद रखना ये वाला जो ग्राफ होगा इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन की एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और बच्चों ये हमारा आखिरी कौन सा ग्राफ है? ये हमारा, ये इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले हमने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके बाद हमने पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा बच्चों? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब सबसे पहले एक चीज समझो, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किसकी वैल्यू बता रहा है? क्योंकि हमने एक्सेलरेशन टाइम में तो कुछ फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन क्या आपने एक फॉर्मूला ऐसा पढ़ा है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अगर यहाँ से एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई हम टाइम से कर दें, तो एक वैल्यू किसकी हो जाएगी? वेलोसिटी की हो जाएगी। इसका यह मतलब है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से जो हमको वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी? वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी। तो यहां पे याद रखना, इस टाइप का अगर आपको कोई भी कर्व मिल जाए, एक्सेलरेशन डायग्राम में इस टाइप का अगर आपको कोई भी कर्व मिल जाए, तो इसमें इसके अंदर का ये जो अंदर का एरिया होता है, ये हमको वैल्यू किसकी बताता है? हमेशा वेलोसिटी की वैल्यू बताता है। तो याद रखना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व हमको किसकी वैल्यू बताता है? वेलोसिटी की वैल्यू बताता है। तो ये कुछ पॉइंट है बच्चों जो आपको याद रखने हैं। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ एक बार आप एनसीईआरटी को इसके बाद पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे जो आपको एक्सरसाइज के, वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।